ठीक आहे. ओके सर. थांबून द्या. सुरू करायचं का आपण? यस सर. वेलकम स्टूडेंट्स. आज हमने आपके लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम अरेंज किया है. ओरिएंटेशन कह सकते हैं आप या इंटरैक्शन प्रोग्राम कह सकते हैं. यू कैन से एनीथिंग व्हाट यू वांट. वी ऑल फैकल्टी मेंबर्स विल इंटरैक्ट विथ यू. हम सभी जो फैकल्टी है सेफ हैंड्स के, वो आपके साथ में इंटरैक्ट करेंगे. और 10th के बाद 11th साइंस में एडमिशन लेना है तो हाउ टू प्रिपेयर. सम ऑफ यू हैव डिसाइडेड to take science as your faculty and you have started your courses. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अभी भी अनडिसाइडेड है, तो उनको डिसीजन लेते समय कुछ कठिनाई न हो, इसलिए हमने आज का प्रोग्राम अरेंज किया है. दैट इज द इंटरैक्शन विथ यू रिगार्डिंग द साइंस स्ट्रीम आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. आपको पता है कि अपनी जो इंस्टीट्यूशन है सेफ हैंड्स, यहाँ पे हम फाउंडेशन से लेके 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड का कोचिंग इम्पार्ट करते हैं. ओनली इम्पार्ट नहीं करते हैं, इट इज अ क्वालिटी एजुकेशन दैट यू नो. ये सभी आपने एक्सपीरियंस किया है फ्रॉम लास्ट 2 years और सम ऑफ यू आर विथ अस फ्रॉम लास्ट 3 years. लेकिन अभी भी कुछ लोग अनडिसाइडेड है कि व्हाट टू डू. उनके लिए 11th में पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, हाउ टू फोकस, हमारा गोल कैसे सेट करना चाहिए, ये सभी बातें आज आपकी क्लियर होगी. सो व्हेन अभी तो सब अनसर्टन है, व्हेन योर 10th एग्जाम विल बी देयर एंड इट विल बी देयर और नॉट देयर, ये भी अभी क्लियर नहीं है. लेकिन आपको पता है कि 11th का प्रिपरेशन वी कैन स्टार्ट, और कुछ लोगों का स्टार्ट भी हुआ है. जिनका नहीं हुआ उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है. जिन्होंने डिसीजन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दिया है और दे हैव जॉइंड, उनके लिए ये एक पाथ है कि हाउ टू फोकस ऑन योर गोल. ओके, तो व्हेन यू विल टेक साइंस एज अ स्ट्रीम, यू मे गो फॉर इंजीनियरिंग और फॉर मेडिकल और फॉर प्लेन साइंसेस. अगर आप स्ट्रीम साइंस लेते हैं तो आफ्टर 10 देयर आर मेनी करियर ऑप्शंस. लेकिन आज हम सिर्फ साइंस में, मतलब 11 12 साइंस और 12 के बाद साइंस ही अगर जो कंटिन्यू करेगा उसके लिए क्या करियर ऑप्शंस है ये हम देख रहे हैं. ओके, सो द फर्स्ट करियर ऑप्शन इज इंजीनियरिंग, एवरीवन नो. मेडिकल, एवरीवन नो. एंड द थर्ड करियर ऑप्शन इज अ प्योर साइंसेस. It is also very much important. Very good institutions are there and you can join that institution by clearing some entrance exam. और ये जानकर आप लोगों को खुशी होगी कि सेफ हैंड्स में से कई सारे बच्चों ने वो KVPY नाम की जो एग्जाम रहती है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, वो क्लियर किया है और उनको फेलोशिप अप्लाई हुई है. फेलोशिप के लिए वो एलिजिबल है. अभी जब ये प्योर साइंस के लिए जब ये फेलोशिप के लिए कोई स्टूडेंट एलिजिबल होता है तो ही विल गेट स्कॉलरशिप और गवर्नमेंट उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा बेयर करती है. और दीज इंस्टीट्यूशंस आर द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. ओके, सो ये सभी बातें आज आपकी क्लियर होगी. तो फर्स्ट वी विल सी द हाउ टू स्टडी फॉर इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग करते समय क्या करना चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए कौन सी एग्जाम्स इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है. तो आई विल हैंड ओवर द कंट्रोल टू चेतन सर. नाउ ही विल इंटरैक्ट विथ यू. ओवर टू चेतन सर. थैंक यू सर. ओके, सो एज सर सेड कि आपको ये सारी एग्जाम्स तो देनी ही है, नो डाउट अबाउट इट. और ये सारी एग्जाम्स, जैसे आप इंजीनियरिंग की तरफ आते हो तो हमारे पास 4 एग्जाम्स ऐसे केस में रहती है.
तो 4 एग्जाम सर, हमने तो 2 ही सुना है, 3 ही सुना है, तो नहीं एक्चुअली 4 है। इसमें एक पहली सबसे एग्जाम जो हर किसी का सपना होता है कि हम आईआईटी से पढ़े, तो उस केस में वो होता है जेई एडवांस। लेकिन ये जेई एडवांस अगर मैं नींद से उठ के बोल दूं कि चलो मुझे आज जेई एडवांस जाके दे के आना है, तो ऐसा नहीं है। तो हमें जेई एडवांस के लिए जेई मेन क्वालिफाई करनी पड़ती है, और ये थोड़ा सा बहुत बेसिक है। आई नो एवरी वन ऑफ यू माइट बी अवेयर ऑफ इट, बट ठीक है कि जेई मेन हमें कंप्लीट करना पड़ता है। और जेई मेन में अच्छा स्कोर आने के बाद एक कुछ परसेंट स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग ऑन द हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग एंड हाउ मेनी सीट्स आर देयर, आपको जेई एडवांस के लिए अपीयर होने का चांस मिलता है। अब अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पिछले 1 साल से बोर्ड का उसमें कोई वेटेज नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना पैंडेमिक। तो उन्होंने बोर्ड के परसेंटेज कंसिडर करना बंद कर दिया है। अदरवाइज यू शुड हैव मिनिमम 75% इन बोर्ड for open category. Obviously I'm talking about slightly lesser for the category students, but roughly you should score a 75% to uh, go for the JEE Advanced. That is a minimum criteria of JEE Main as well as board. But since last 2 years and even this year, now board exam are going to take place or not is not yet decided. So having the weightage on it is definitely not going to be there. But for your time it might be, because हमें नहीं लगता किसी को कि 2 साल ये पैंडेमिक चलते ही रहेगा और आपके भी एग्जाम्स में ऐसा डिले होगा और जो कुछ भी अभी हो रहा है। तो उस केस में आपके लिए बोर्ड की एग्जाम के परसेंटेज भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये एक बात, मतलब एक्चुअली आई शुड हैव सेड 5 एग्जाम्स, बट बोर्ड को मैं निगलेक्ट कर रहा था, बट आप लोगों के तक बोर्ड की एग्जाम भी उसमें आ जाएगी। तो पहली एग्जाम है हमें जो बोर्ड क्लियर 75, और बिट्स के कॉलेजेस के लिए अगर आप अटेंड करना चाहते हो, उन कॉलेजेस में जाके सीखना चाहते हो, तो आप 450 में से 450 भी लेके आए बिट्स पिलानी में, बिट्स के एग्जाम में, फिर भी आपको जब तक बोर्ड में 80% मिनिमम नहीं मिलते, यू कैन नॉट, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दोज कॉलेजेस। तो ये बोर्ड का वेटेज है। शॉर्ट में बोर्ड का वेटेज आगे भी चल के आता है। ग्रेजुएशन के बाद अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं और वहां पे कहीं टाई आ गया, तो देन ऑल्सो दे टेक केयर ऑफ बोर्ड एग्जाम। Otherwise, there is no as such much importance till the point you are above 80%. You are eligible to go in any college depending on that score, along with your score of competitive exam. Now, which competitive exams are there? So there is a CET. CET के बाद आपका ये सबसे बेसिक लेवल जो महाराष्ट्र लेवल के लिए चलती है। उसके बाद जेई मेन जो नेशनल लेवल के लिए एनआईटी के कॉलेजेस के लिए चलती है। बिट्स जो उनके 3 कॉलेजेस है, बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद, इनके लिए चलती है। ये 3 कॉलेजेस के लिए ही एग्जाम होती है। कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है तो ही विल गो इनटू बिट्स अकोला। तो बच्चों को लगता है बिट्स ने अकोला में भी ब्रांच खोल दी है क्या? तो ऐसा नहीं है, वो बाबुलगांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, तो वो कोई बिट्स की ब्रांच है नहीं। बट बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा एंड बिट्स हैदराबाद, ये 3 कॉलेजेस जो हमें बिट्स से मिलते हैं। और रही एग्जाम जो मेन है सबसे, दैट इज जेई एडवांस, और वहां से आपको ऑब्वियसली सारे आईआईटीज के लिए जाने को मिलता है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आईआईटी के कॉलेजेस के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और अगर कई कारणों के लिए हमारा रैंक थोड़ा पीछे का आ गया, तो बच्चे प्रिफर करते हैं एनआईटीज के कॉलेजेस, और वहां पे अगर उनको मनचाही ब्रांच मिल रही है, अच्छा कॉलेज का रेपुटेशन है, तो वहां पे ऐसा होता है कि बच्चे आईआईटी को छोड़ के एनआईटी में ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोवाइडेड उनका रैंक आईआईटी में बहुत पीछे आया हो। वरना कोई जो पुराने आईआईटी के कॉलेजेस है उसमें अच्छी जो ब्रांच मिलती है वो कोई नहीं छोड़। अब इसमें ये हो गया 4 एग्जाम का डिफरेंस कि 4 हमें कौन सी एग्जाम देते आएगी। मेडिकल के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, वो मैडम भी बायो थ्रू बोलेंगे, नीट ही आपको एक अकेली एग्जाम देनी है जिसके भरोसे आपकी एडमिशन होगी। लेकिन इंजीनियरिंग के लिए यस डेफिनेटली आपके पास 4 ऑप्शंस है। अगर मेरा प्रिपरेशन मुझे लगता है कि मैं ना एडवांस नहीं, मुझे लगता है कि मैं कर पाऊंगा, या मुझे वहां पे ऐसा आईआईटी में से ही जाना है और ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और मुझे अपना सीओईपी, बीजेटीआई, एनआईटी के अच्छे कॉलेजेस या बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, बिट्स हैदराबाद में मिला, तो आई एम सेटिस्फाइड। लेट मी टेल वन स्मॉल थिंग कि एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद करके एक कॉलेज आता है, एनआईटी थ्रू मिलता है वो, और उसका कंप्यूटर साइंस आईआईटी पवई के साथ कॉम्पीट करता है। मैं कहीं पे भी एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूँ। ये धीरे धीरे चीजें, जैसे जैसे हम अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं,
फिर उनके लिए कॉलेजेस का ढूंढते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर उनसे इंटरेक्शन होती है और उसमें से ये चीजें बाहर आती है जब हम रिसर्च करते हैं उन कॉलेजेस के एक्चुअली ब्रांचेस के ऊपर और उनका सिलेबस के ऊपर। आपको और एक डिफरेंस बता देता हूँ कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद में जो कंप्यूटर साइंस का कोडिंग का पार्ट होता है वो फर्स्ट ईयर से ही वो लोग स्टार्ट करते हैं, जो पवई में और बाकी कॉलेजेस में आईआईटी के सेकंड ईयर में कॉलेज स्टार्ट होता है, लेकिन उसकी सीट्स बहुत लिमिटेड होती है, तो वहां पे भी टॉप रैंकर्स ही जाते हैं। लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट इज वहां पे जो टॉप रैंकर्स जाते हैं वो जाते हैं सारे जेई मेंस। अब ये तो क्लियर हो गया सर, जेई मेन क्लियर हो गया, बिट्स का एग्जाम क्लियर हो गया, सीईटी का एग्जाम क्लियर हो गया, एडवांस भी क्लियर हो गया। अब इनमें एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और सेफेंड्स उसमें कैसा कंट्रीब्यूट करता है, सेफेंड्स और पेस ऑब्वियसली। सो देखो आप यहाँ पे सेफेंड्स में दो बैचेस है, कैप्सूल बैच एज वेल एज पेस बैच। तो पेस बैच इज डेडिकेटेडली फॉर एडवांस स्टूडेंट। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि सर मैं वही बोला कि हमको डेडिकेटेडली आईआईटी करना ही है, ओके fine, you are joining the pace advanced batch, nothing is wrong in that, and you are studying and we are giving a backend support to you people, जैसे कि कुछ डाउट सॉल्व करना। अभी ये पैंडेमिक के कारण ऐसा हुआ है कि हम वहां पे एक जगह पे मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे केस में ऑनलाइन डाउट सेशन चल रहे हैं, जैसे फड़के सर एक टाइम टेबल पूरा डिजाइन करके एक सब टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए वो भेजा जाता है हर संडे को, और फिर वो टाइम में आप पर्सनली कॉल करके या कभी मीटिंग रही तो उसको ज्वाइन करके ऐसा आप डाउट क्लियरिंग फिलहाल चल रहा है। बट जैसे ये खत्म हो जाता है, आपका 2 साल का पीरियड है, तो जैसे ये खत्म हो जाता है वहां पे टीचर सारे हम लोग अवेलेबल रहते हैं, एक शेड्यूल रहता है 2 घंटे, सपोज मैं हूँ 2 घंटे, सर है, विकास सर है, अग्रवाल सर है, दामोदर सर है, मैडम है, तो और कुछ आपको थोड़ा सा बाकी की चीजें बात करनी है, जनरल करना है, थोड़ा मोटिवेशनल टाइप है तो फड़के सर है, फड़के सर, ओक सर, ओक मैडम, तो आप इनसे भी मिल सकते हो। वहाँ पे सारे जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उनके लिए भी वहाँ पे सारे लोग रहते हैं। यानी जैसे सर हमारा रिजल्ट नहीं लगा तो संतोष सर है, किशोर सर है, तो ये सारी पूरी टीम वहाँ पे है। अब एक बात यहाँ पे ऐसी आ रही है कि डाउट तो हो जाएंगे, ठीक है, ये डाउट का सेशन जो होता है उसमें हम डाउट क्लियरिंग करते हैं। दूसरा मुझे ये कहना था कि एडवांस के लिए हम डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिर सारा सेफ हैंड्स के टीचर पूरा रिपीट सिखाएंगे क्या? आंसर इज नो। यानी सेफ हैंड्स के टीचर उस केस में पूरा नहीं सिखाने वाले, पहली बात। अब दूसरा, क्योंकि वहां पे पेस पूरा सिखाएगा तो जो भी टॉपिक है, जैसे फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो फिजिक्स का अगर रोटेशनल मोशन वहां पे पूरा अच्छे से हुआ, लेकिन उसमें सर थोड़ा प्योर रेलिंग का पार्ट हमें नहीं समझ में आया, उन्होंने सिखाया, अच्छा सिखाया, लेकिन मेरा थोड़ा कहीं ना कहीं वो वीक है, या बैच के कुछ 15-20 बच्चों का वीक है, तो फिर मैं, विकास सर, ओक सर, हम फिजिक्स का आपका जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक वीक है, वी विल आस्क यू दैट विच टॉपिक यू वांट पर्टिकुलरली, एंड उसके ऊपर ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा सिखाएंगे। ये हो गया एडवांस का। अब दूसरा जो एग्जाम है वो बिट्स है, जेई मेन है और सीईटी है। तो सीईटी के लिए आप जब बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बोर्ड के लिए सिर्फ 12 का है, क्योंकि 11 तो वैसे ही सारे कॉलेजेस टेक केयर ऑफ देयर स्टूडेंट्स एंड उसका कोई ऐसा बहुत गाजा वाजा नसतो त्याचा, ऐसे ही बस एग्जाम का शेड्यूल होता है, कब होती है एग्जाम पता भी नहीं चलता और मार्क्स सबको मिल जाते हैं, 11 तो सब क्लियर कर लेते। 12th का है तो हम उस कारण क्या करते हैं कि 11 का बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन हम सीखते तो सारा ही, यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता ही है 11-12 का, क्योंकि उसके सिवा हम बाकी के एग्जाम्स नहीं दे सकते। तो फिर 12th के बोर्ड का हम प्रिपेयर करते हैं, तो उससे सीईटी के 160 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं। You can raise your hand afterwards बेटा, right now you are not allowed to interrupt in between। अब आपके क्वेश्चंस लिख के रखो, फिर देखते हैं। अब जैसा सीईटी है तो 160 मार्क्स मतलब 80% वेटेज इज ऑन 12। तो आप बोर्ड प्रॉपरली प्रिपेयर करो तो सीईटी में 160 मार्क्स का प्रिपरेशन आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आप अगर जेई मेन के जैसे 11 के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, जैसे केमिस्ट्री के कुछ रहते हैं, फिजिक्स के, मैथ्स के, तो ये टॉपिक सारे नहीं रहते 11 के, उन्होंने एक सिलेबस दिया होता है, उसको आप देख के समझ जाते हैं कि ओके 40% वेटेज इज ऑन दीज चैप्टर्स, उनको प्रिपेयर कर लो। यानी आपका 200 मार्क का सीईटी, यानी अगर आप इसको भी, सिर्फ इसको भी, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इसको भी आप प्रिपेयर करते हो तो भी आपका महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस के टॉप ब्रांचेस के लिए ओपनिंग खुल जाता है। ये मैं मिनिमम बॉटम लाइन बोल रहा हूँ, मतलब नहीं कुछ आगे का, इतना भी करके आपकी लाइफ अच्छी, सिक्योर्ड, विथ हैविंग अ क्वाइट गुड पैकेज इन फ्यूचर्स, यू कैन लीव।
ऐसा नहीं है कि हर कोई आईआईटीसी में से पास हुआ तो वो एकदम हाँ, नो डाउट वहां पे डिफरेंस है, स्टार्टिंग पैकेजेस में डिफरेंस है, रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस है, बट जिंदगी खराब नहीं होती कि अगर हम आईआईटी नहीं कर पाए तो, एक बात। फिर उसके ऊपर के एग्जाम के बारे में बात करते हैं कि जैसे जेई मेन है, उसके बाद बिट्स पिलानी की जो एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम्स जो सिलेबस पे पेपर सेट करती है वो है एनसीईआरटी। वो लोग एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाते। यू टेक अ एग्जांपल ऑफ फिजिक्स, जैसे फिजिक्स में वहां पे जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको एनसीईआरटी बेस मिलेंगे। एनसीईआरटी के जो पीछे एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं या एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, जब आप उनको सॉल्व कर लेते हो तो भी आप अपना अच्छे एनआईटी में अपना रैंकिंग सिक्योर कर सकते हो। आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स इन some few batches who got IIT Powai some branch, IIT Kharagpur some branch, and they were not getting computer science IIT Delhi, but they were not getting IIT Chennai में भी अपने बहुत सारे लोग हैं। अगर आप सीनियर्स की लिस्ट निकालोगे और वेबसाइट पे अगर आप जाओगे सेफेंट्स के, तो वहां पे सारे रिजल्ट्स और वो अभी कहाँ है, आप ये आराम से फेसबुक पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, कॉमन फ्रेंड में वो दिखते ही हम सब लोग, तो समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे यहाँ हैं। यानी नाम आपको सेफेंट्स के वेबसाइट से मिलेगा और उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आप फेसबुक से या गूगल पे भी डालोगे तो लिंक्डइन अगर उनका अकाउंट है तो वहां से आपको मिल जाता है। और वो प्रोफेशनल हो जाते हैं बच्चे थर्ड ईयर तक, तो वो उनका लिंक्डइन अकाउंट वगैरह सब रहता है, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ सीख रहे क्या है। और फिर बीइंग अ स्मॉल सिटी अकोला, हम सारे कांटेक्ट में है ही, आप किसी से बात करना चाहते हैं तो वो आप कभी भी आगे चल के कर सकते हैं। लेकिन कहना है मुझे यहाँ पे ये है कि ये जो सारे सीनियर्स है, कुछ लोगों ने उस वक्त आईआईटी छोड़ के एनआईटी प्रेफर किया। तो ये ऐसा भी होता है कि बच्चे आईआईटी में अगर बहुत पीछे का रैंक है, मेरे को कोई एकदम से जो ब्रांच मुझे एक्सपेक्टेड थी वो नहीं मिल रही है, कोई ब्रांच बुरी नहीं होती बट जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल रही है, तो आई प्रीफर एनआईटी। और उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो आई प्रीफर सीओईपी विजेडिया, क्योंकि मुझे एनआईटी में कोई सो कॉल्ड लेस पैकेज ब्रांच मिल रही है और मुझे सीओईपी विजेडिया में सो कॉल्ड बेस्ट पैकेज ब्रांच मिल रही है। तो बच्चे ऐसे भी है कि जिन्होंने वहां गए, और ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं नहीं कर पाए बिकॉज दे वर नॉट हैविंग देयर फिक्स। तो कहने का मतलब यह है कि बिट्स और जो जेई मेन है वो प्योरली एनसीईआरटी के सिलेबस के बेस। ये तो क्लियर हो गया। अब कुछ बच्चे आप में से जो हो गए कि सर नहीं वो क्या है कि सेफेंट्स में मतलब ओक्सर के यहाँ या सेफेंट्स टीम के साथ सीखना है तो फिर वो एडवांस अगर हमें करना है तो भी हम कर सकते हैं, और हम जेई मेन सीईटी के लिए तो वो क्लास ही नहीं है, वहां पे सब बहुत अलग से सिखाया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं यही बार बार आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस नहीं करना है तो आपके पास सेफेंट्स का ऑप्शन ही नहीं है। नो, यू कैन हैव द सेफेंट्स कैप्सूल बैच वेयर वी ऑल पीपल टीच। तो वहां पे भी आपको सीईटी और जेई मेन और बिट्स का प्रिपरेशन पूरी तरह से किया जाता है, करवाया जाता है। तो ये पहले दिमाग से निकाल लो कि हमें इंजीनियरिंग करना है तो पेसी ज्वाइन करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, गलत है। अब ये रहा एग्जाम का, जैसे जेई मेन और बिट्स की एग्जाम जो है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस ही होती है और उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं रहते। हाँ, पहले 4 साल पहले आप फिजिक्स के पेपर के क्वेश्चंस देखोगे तो मैं बोल सकता हूँ कि ये थोड़े थोड़े आईआईटी के सिंगल ऑप्शन करेक्ट के जैसे लेवल तक जा रहे हैं। जैसे एक कैपेसिटर का एक बहुत ही लेंदी क्वेश्चन ऐसे बीच में से वो कट करते, आपको धीरे धीरे वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी 11-12 में। वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम कि ये जेई मेन में आएगा, ऐसा हुआ था 16 में। लेकिन जब से एनटीए आ गई है तब से आपके जेई मेन के पेपर बहुत सिंपल हो चुके हैं। अब इसलिए अगर आपको बहुत अच्छा आपने स्टेट बोर्ड किया तो आपको बहुत अच्छा सीईटी का कॉलेज कंफर्म है। बहुत अच्छा आपने एनसीईआरटी किया, सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई का, तो आपको डेफिनेटली बेस्ट कॉलेज एनआईटी कंफर्म है। और फिर अब अगर हम एडवांस फिजिक्स के बारे में बात करें कि सर आईआईटी का जो एडवांस का फिजिक्स है और जेई मेन का फिजिक्स है और सीईटी का फिजिक्स है, जेई मेन और बिट्स गोज हैंड इन हैंड, इनके फिजिक्स में क्या डिफरेंस? तो बेटा फिजिक्स में डिफरेंस कुछ नहीं है, सारी थ्योरी वही सीखनी है, क्वेश्चन सिंपल आते हैं। जैसे कि सीईटी में मुझे रहते हैं 45 क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व करने के, उसके लिए लगभग मेरे पास होते हैं 45 मिनट। अब 50 क्वेश्चंस और उसके पास मेरे लिए होते हैं 40, एक्चुअली वो 90 मिनट का पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री, मैथ्स का अलग से होता है।
ये इसमें 50 जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो आप 45 मिनट्स में सॉल्व करना एक्सपेक्टेड है। बच्चे 50 मिनट लेते हैं, 5 मिनट केमिस्ट्री के सेव कर लेते हैं। इसका मतलब हर मिनट में मुझे एक फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसकी डिफिकल्टी लेवल सोचो क्या होगी। फिर मैं जेई मेन के लिए आ रहा हूँ या बिट्स के लिए आ रहा हूँ, वहां पे मेरे पास जेई मेन के लिए स्पेशली मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए लगभग 2 मिनट। अभी 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 2 मिनट लगभग एक क्वेश्चन के पास है मिनिमम। अब 2 मिनट मेरे पास है तो नेचुरली उसकी डिफिकल्टी लेवल स्लाइटली हायर होगी, उसका 11 का वेटेज ज्यादा होगा। लेकिन मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि जब से एनटीए आया है वो भी नहीं है। एक्चुअली पेपर्स आर बिकमिंग वेरी सिंपल। मतलब ऐसा कभी कभी हमें सबने, हमारा जब टीचर्स का डिस्कशन होता है, कभी अग्रवाल सर मुझे बोलते हैं, विकास सर बोलते हैं, सर ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, मैं जो बोलता हूँ सर लोगों को कि ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमारे डिस्कशन में निकल के आता है कि यार ये ऐसा क्वेश्चन अभी नीट सॉरी जेई मेन में आ रहा है सरप्राइजिंगली। अच्छा, अब हम बात करें कि बिट्स की, तो भाई बिट्स का जो लेवल है वो फिजिक्स का, आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स राइट नाउ, तो और सभी सब्जेक्ट का लगभग यही है, बाकी टीचर्स भी बोलेंगे। तो जो बेस सीईटी का है और जेई मेन का है, उसके बीच में कहीं तो बिट्स आता, टेक इट ग्रांटेड फ्रॉम फिजिक्स, यू विल सी एट दैट लेवल, मतलब और भी आसान। और कॉलेज नंबर 1, ऐसे पैकेज में तो कोई हम चीज देखते नहीं है, लेकिन बिट्स पिलानी का लास्ट ईयर अपने ही एक स्टूडेंट के भाई का पैकेज था 27 लाख से ईयर, which was competing almost many branches of even good IITs। तो मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि सर मेरे को एडवांस नहीं करना, इसलिए मेरे पास तो फिर सेवेंट्स बेस के सिवा कुछ है ही नहीं। रॉन्ग, you have whole Savants faculty which is taking care of everything up to JEE Main in proper way, and complete teaching is of us. Right now also your senior batch is having the lectures of 1.5 hour of each subject, so huge time we give to those people, all tests and all are taken care properly। So आप सोच सकते हो कि अगर आपको इंजीनियरिंग में एडवांस नहीं लेकिन यहाँ तक तो डेफिनेटली अच्छे से करना है, still you can think of seven। सेकेंडली जो ये फिजिक्स का एडवांस का जो है, अब इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ तक तो सर हमें समझ में आ गया कि ठीक है जेई मेन हो गया, बिट्स हो गया, सीईटी हो गया, ये लेवल है, स्टेट बोर्ड पढ़ो तो सीईटी हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ो तो बिट्स ऑटोमेटिकली हो जाएगा और जेई मेन भी हो जाएगा। और ऑब्वियस है कि अगर स्टेट बोर्ड का और सीबीएसई का अभी ऐसा बहुत वास्ट डिफरेंस नहीं, एसएचएम चैप्टर फिजिक्स का आपको स्टेट बोर्ड में भी मिलेगा और वही चैप्टर आपको सीबीएसई के बुक में भी मिलेगा, तो चैप्टर सेम है, कंटेंट लगभग सेम है, बहुत डिफरेंस नहीं है, तो नेचुरली आपका जेई मेन लेवल का प्रिपरेशन हो ही जाता है। तो हम सीईटी भी फोकस कर रहे हैं तो भी जेई मेन तक तो हम करवाते ही है, मतलब ऐसा नहीं कि सेपरेट सीईटी की कोई बैच है ना। अब फिजिक्स का एडवांस का क्या है, टॉपिक वही है, टॉपिक एसएचएम ही रहेगा, टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी रहेगा, जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक है वो स्टेट बोर्ड में भी है, एनसीईआरटी में भी है और जेई एडवांस के सिलेबस में भी है, लेकिन उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ गई क्योंकि अभी 18 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मुझे 1 घंटे में फिजिक्स के, तो ऑब्वियसली अब मेरे पास 3 मिनट हो गए एक क्वेश्चन के लिए। सो सीईटी के लिए 1 मिनट, बिट्स के लिए 1.5 मिनट, जेई मेन के लिए 2 मिनट और एडवांस के लिए मेरे पास हर क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है। तो ऑब्वियस है यार, वो पूछने वाला बंदा भी थोड़ा ट्रिकी करके पूछेगा। सो सर ऐसा है क्या कि हम कैप्सूल से एडवांस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते? टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कुछ टॉपिक्स थोड़े से हटके और डिफिकल्टी लेवल के सिखाए जाते हैं जो हम सारे लोग बेस के बैच को करते हैं, और यहाँ पे अगर किसी पूछता है, कोई पूछता है तो करते हैं, लेकिन हार्डली दोज विल बी जस्ट यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स, इतने कम टॉपिक्स है और वो कभी भी ऑन डिमांड या टाइम है तो हम ले ही लेते हैं। डिफिकल्टी लेवल से बढ़ती है उसके हिसाब से टैकलिंग थोड़ा सा चेंज हो। ये बेसिक डिफरेंस है एग्जाम्स का और ये बेसिक डिफरेंस है फिजिक्स के प्रिपरेशन का। बाकी फिजिक्स के प्रिपरेशन पे और विकास सर भी आपसे बात करेंगे, लेकिन जो मुझे कहना था स्पेसिफिकली फॉर द एग्जाम्स हाउ दे आर सेट फॉर यू पीपल फॉर इंजीनियरिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि कैसे उनका प्रिपरेशन वेरी करता है। सीबीएसई हम करते हैं तो एडवांस का सिलेबस तो हो जाता है, लेकिन वो एबिलिटी सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस ऑफ दैट थिंकिंग लेवल ऑफ दैट डिफिकल्टी लेवल कि नहीं अब मुझे ये दो कंसेप्ट लगा के उसको सोच के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये जो वेरिएशन आता है ना, ये सीखने के लिए हमें प्रैक्टिस लगती है। सो ओवर देयर दैट एग्जाम बिकम्स टफर कंपेयर्ड टू जेईई मेन, बिट्स एंड सीईटी। So I hope I have covered all the points. Yes, Yes, yes. you want to आपने talk? You can.
सभी एग्जाम्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। thank you. स्टूडेंट्स, चेतन सर टोल्ड दैट रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम्स, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रिपेयर डिफरेंटली फॉर बोर्ड एग्जाम. व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर जेडबलई मेन और जेडबलई एडवांस फॉर सीईटी, आपकी ऑटोमेटिकली बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाती है. क्योंकि अगर आप देखते हैं, साइट पे देखते हैं, तो बोर्ड्स में भी सेफ हैंड्स के बच्चों को बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आते हैं वो. इसलिए उसकी कुछ अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो प्रिपरेशन हो जाती है. नाउ दौड़ सर, विकास दौड़ सर, आपसे रिगार्डिंग द फिजिक्स ही विल टॉक विथ यू कि फिजिक्स के लिए और क्या क्या करना चाहिए. क्योंकि वो नीट हो या जेडबलई हो, सब स्टूडेंट्स का ये जो रहता है कि फिजिक्स हमको नहीं आता है, फिजिक्स का स्कोर कम आ रहा है. तो जो कम आ रहा है वो स्कोर ज्यादा कैसे ला सकते हैं, रिगार्डिंग दैट विकास सर विल interact with you. Over to Vikas sir. Yes, good evening students. I hope I'm audible to all of you. Yes, so the thing is कि चेतन सर ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जाती है, फिर इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस है, मेडिकल में क्या क्या एंट्रेंस है. सो व्हाट आई वांट टू टेल कि मैं फाउंडेशन की बैचेस जब पढ़ाता था 9th 10th में, तो आप लोग कई सारे लोग मेरे पास डाउट्स लेके आते थे कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग साउंड पढ़ रहे थे या फिर हम लोग लाइट पढ़ रहे, तो कई ऐसे सारे फिनोमिनाज होते थे कि जो उस टाइम पे मैं आपको कहता था कि आप लोग थोड़े से हायर ग्रेड में जाओगे तब हम पढ़ेंगे, थोड़ा कुछ दिन और कंट्रोल कर लो, कुछ दिन पेशेंट रहो, कुछ दिन बाद हम उनको पढ़ेंगे. तो अब वो समय आ चुका है, आप लोग वो 9वीं 10वीं वाला लेवल आप लोगों ने क्रॉस किया है और आप लोग अभी 11वीं 12वीं में आए हो. तो वो जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो सारे जो आपके डाउट्स उस टाइम पे हुआ करते थे, उन सबको अभी आपको आंसर्स मिलने वाले हैं. 11th 12th में कुछ हम नया नहीं पढ़ने वाले. जो चीजें हमने 9th और 10th में जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी है फिजिक्स में, साउंड हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये जो सारी चीजें, इन्हीं चीजों को हम और ज्यादा डिटेल में, ठीक है ना, और डिटेल में और अच्छी तरह से इनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं. और रही बात बोर्ड एग्जाम्स की और जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट वगैरह, ये सब एग्जाम्स का जो सीन ऐसा है कि सिलेबस तो सब में सेम है, ठीक है, सिलेबस तो सबका सेम रहेगा. जो टॉपिक्स आपके बोर्ड में रहेंगे वही टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी के किताब में मिलेंगे, वही वही सब कुछ सेम रहने वाला है. बस ये रहेगा कि आपको बोर्ड में आंसर्स लिखने होते हैं, बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के एग्जाम में आपको मार्क करना पड़ेगा, दैट्स इट. बाकी सारे कंटेंट रहेगा वो सब कुछ सेम रहेगा, प्रिपरेशन भी सेम रहेगी. तो आपको उसके लिए बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है. आप किसी भी एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी बोर्ड के लिए वैसे ही प्रिपरेशन होनी है, ठीक है. और बस दैट्स इट गाइस. यस, थैंक यू विकास सर. मैं आपको ये सभी बच्चों की तरफ से बताना चाहता हूँ सर कि हमारे जो बच्चे हैं वो समय का सदुपयोग करेंगे और आने वाले 2 सालों में आपसे और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने वाले हैं. तो जरूर जैसे, जरूर सर. हाँ बिल्कुल. तो जैसे फिजिक्स ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वैसा सभी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए कहा मैंने कि इट इज फॉर नीट और फॉर, मतलब इंजीनियरिंग हो या मेडिकल हो, दोनों जगह वो सब्जेक्ट है. वैसा ही जरूर. दूसरा सब्जेक्ट जो इंजीनियरिंग में है और मेडिकल में है एंट्रेंस एग्जाम में, दैट इज द केमिस्ट्री. सो आई विल रिक्वेस्ट दामोदर सर टू इंटरैक्ट विद द स्टूडेंट्स. ओवर टू दामोदर सर. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. तो अब बेटा केमिस्ट्री कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, तो मेरे हिसाब से केमिस्ट्री एक्चुअली आपका जो 11th एंड 12th में जो केमिस्ट्री होता है एक्चुअली बहुत ही वास्ट होता है. तो ये बात तो सही है. एंड केमिस्ट्री में भी आप अभी तक आप लोगों ने जो पढ़े थे कि अप टू 10th क्लास, तो आप थोड़ा थोड़ा पार्ट में सीखे होंगे बेटा, जैसे कार्बन कंपाउंड्स हो गए, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गए. सो ऑल द बेसिक्स एंड ऑल द फंडामेंटल्स आप लोगों ने अभी तक अच्छे से सीखे हैं. एंड यू आस्क मी वेरियस डाउट्स आल्सो, सो एवरीथिंग वी हैव डन. तो आपका 10th तक आप लोगों ने किया, लेकिन आप जब 11th में एंटर करते हो तो ये जो केमिस्ट्री है बेटा, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग रहता है, इनऑर्गेनिक भी अलग रहता है, फिजिकल भी अलग रहता है. और इसका जो स्टैंडर्ड जो है, ये स्टैंडर्ड थोड़ा सा भी बढ़ने वाला. तो इसके लिए आप लोगों को अब मेहनत कैसे करना है अकॉर्डिंग टू द सीईटी एंड जेई एज वेल एज एडवांस. So that depends on the level of the exam that you are giving.
एंड कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो एवरीथिंग विल बी सेम। यानी यहाँ पे हम हर साल कैसे कर लेते हैं कि 11th एंड 12th बच्चों के लिए यहाँ पे एज वेल एज केमिस्ट्री के लिए हम एग्जैक्टली कैसे करते हैं बेटा कि जैसे एक टॉपिक अगर हो गए, समझो कि आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोगों का 10th में है बेटा, तो उसी के एग्जाम्पल में बता रहा है। यानी आप जैसे आप 11th एंड 12th में एंटर करती हो तो फाउंडेशन तो वही होगा बेटा, बिल्कुल बेसिक वही होगा। तो 11th 12th में थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा और थोड़ा सा चैप्टर्स एडिशनली ऐड होंगे। तो अब इसमें आपको क्या करना है कि अब जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अब एक आधा कुछ टॉपिक है बेटा, एटॉमिक रेडियस या तो अब कुछ आयनेशन जैसे टॉपिक अगर हो गए तो हर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं पर्टिकुलरली कि जैसे कॉन्सेप्ट होता है बेटा, तो जैसे कॉन्सेप्ट हो गए तो तुरंत हम इसके लिए असाइनमेंट दिए रहेंगे। ऑफ कोर्स दैट विल बी ऑफ द डिफरेंट लेवल्स, यानी हर एक बच्चे के लिए अपने अपने लेवल के हिसाब से बेटा कि यहाँ पे असाइनमेंट बनाया जाता है। तो फिर अब जो बच्चे सीईटी के हैं उनके लेवल के हिसाब से, जेई के लेवल के हिसाब से, यानी नीट के लेवल के हिसाब से, एंड दोज असाइनमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। जैसे वो टॉपिक अगर हो गए तो कॉन्सेप्ट हो गया, आपको असाइनमेंट भी दिया रहता है, उसका डिफिकल्टीज भी, डिफिकल्ट सेशन भी किया जाता है बेटा। और साथ में आप जैसे ये चैप्टर खत्म होता है तो फिर we will take certain tests to you। जैसे ये हर बैच में तो हम करते ही है, यानी आपका सीनियर्स की केस में भी हमने ऐसे किया था, so they produced the very good results। जैसे ये अब टॉपिक हो गए तो उसके ऊपर असाइनमेंट देना, यानी उसका डिस्कशन करना। उसके बाद कैसा बेटा, जैसे वो लेसन खत्म हो गए तो फिर उसके बाद यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी होता है। यानी साथ में बेटा जैसे लेसन खत्म हो गए तो फिर वो पर्टिकुलर लेसन के ऊपर टेस्ट हो जाता है, उसका डिस्कशन होता है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी इसके हिसाब से बेटा हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। एंड जो लेवल है बेटा वो लेवल के हिसाब से अपने अपने रेफरेंस बुक्स भी आपको बताया जाएगा कि ये पर्टिकुलर सर, अगर आप बोलते हैं सर ये हम सीईटी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सीईटी के लेवल के हिसाब से कौन सी बुक आपको हम सजेस्ट करेंगे। सर नहीं मुझे एडवांस नहीं करना है सर, मुझे जेई करना है, तो फिर जेई के हिसाब से अब कौन से रेफरेंस बुक करना है। अब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर नीट के हिसाब से हमें कौन सी बुक रेफर करना है। यहाँ पे बेटा आप लोगों को कैसा है कि आपको पर्टिकुलरली सेफ हैंड्स का मॉड्यूल्स तो मिल ही जाता है, साथ में बेटा आप लोगों को एडिशनली कुछ और वर्कआउट करना पड़ता है अपने अपने लेवल के हिसाब से। अब वो आप लोगों को अब प्रिपरेशन करना पड़ता है। वो रेफरेंस बुक्स हम बताते हैं बेटा, अब इस पर्टिकुलर लेवल के लिए ये बुक काफी है, ये अच्छा है। So everything will be there and particularly care will be definitely there। यानी यहाँ पे आप जैसे बेटा, जैसे सर ने बोला था कि इधर डाउट सेशन होता है, तो वो डाउट सेशन में when you bring your difficulties तो all will be cleared। तो with the regular test तो हम हमारा जो केमिस्ट्री है बेटा वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। एंड मोर ओवर केमिस्ट्री बोलते हैं कि मुझे जहां तक मालूम है तो सब लोग बोलते हैं केमिस्ट्री हार्ड है, बट ऐसे इफ यू वर्क स्मार्ट द केमिस्ट्री विल बी इजियर। यानी अब हम हमारा जो 10th क्लास में शायद अब पढ़े होंगे बेटा, तो कैसा है विद सिंपल ट्रिक, जैसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है तो बोलते हैं सर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल बहुत ही बड़ा है, तो मैं क्या बोलता बेटा उसमें कुछ सिंपल ट्रिक्स के साथ ये केमिस्ट्री समझा जाता है तो फिर हम याद रख सकते हैं। तो बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा याद रखने वाला पार्ट भी बहुत ज्यादा रहता है उसमें केमिस्ट्री में। तो मैं बोलता बेटा अब केमिस्ट्री को अब रटने का काम नहीं है, सिर्फ हम समझेंगे विद सिंपल ट्रिक्स वी विल वर्क आउट। इफ यू डू वर्क स्मार्टली, स्मार्ट वर्क करोगे बेटा केमिस्ट्री के लिए, सो दैट विल बी ए स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू। तो आप सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो विद द सिंपल ट्रिक्स वी विल लर्न। यानी अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाता है, केमिस्ट्री कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाता है। और कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने में प्रॉब्लम जाता है। सो सच टाइप ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द डिफिकल्टीज विल बी क्लियर्ड इन योर सेशन। ठीक, तो अब इसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है बेटा। सो द केमिस्ट्री विल बी वेरी इजी एंड वी विल definitely work out on the chemistry very smoothly and with all the simple tricks। and chemistry ऐसी सब्जेक्ट है you can learn with the fun। तो सबसे पहले मैं ये बोलता बेटा केमिस्ट्री ऐसे जब सब्जेक्ट है so that you can learn with the fun। ये ऐसे सब्जेक्ट है so हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा ये केमिस्ट्री सीखने में आगे जाके।
So all the whatever the inquiries you have, so contact me, तो definitely मैं आपके लिए available रहूंगा. So thank you sir, thank you. ओके, थैंक यू दामोदर सर. सब स्टूडेंट सर आपकी एक्सपर्टाइज गाइडेंस में केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी मेहनत करेंगे, और जैसा लास्ट ईयर का अच्छा रिजल्ट है वैसे भी 2 साल के बाद ये बैच उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाएगी, ऐसा हमें विश्वास है सर. थैंक यू वेरी मच दामोदर सर. जैसा चेतन सर ने कहा था कि रिगार्डिंग ऑल एग्जाम्स वी विल टेक केयर ऑफ यू. सिर्फ एग्जाम्स के बारे में तो हम आपकी केयर करते ही है, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद में एग्जाम का रिजल्ट कैसे आए इसके लिए हाउ टू स्टडी वो भी हम आपको बताते हैं. कुछ आपको ये सॉफ्ट स्किल्स के लेक्चर्स हम लेते हैं, जैसे ओक सर कुछ लेक्चर्स लेते हैं, कुछ लेक्चर्स सॉफ्ट स्किल के रिगार्डिंग मैं लेता हूँ कि हाउ टू सेट गोल, हाउ टू मैनेज द टाइम्स. ऐसे ये लेक्चर्स हम कंडक्ट करते हैं आपके, उसके हिसाब से आपके प्रिपरेशन करने में आपको कठिनाई नहीं आती है, आप इजीली आपका गोल सेट कर सकते हैं. आप ये हम जैसे भी आपका 11th स्टैंडर्ड एक 4-5 महीने के बाद में हम सभी ये आपके लेते हैं जैसे बैच रेगुलर होती है. इतना ही नहीं, रिजल्ट आने के बाद में ऐसा आपको लगता है कि सर रिजल्ट आने के बाद में बहुत कुछ रहता है, रिजल्ट आने के बाद में हाउ टू सिलेक्ट द कॉलेज, प्रेफरेंसेस कैसे देना, तो इसके रिगार्डिंग भी हम आपके लिए आपको गाइडेंस करते हैं. कुछ हम ऑनलाइन लेक्चर्स इस साल लिए थे, जैसे ओक सर पहले लेक्चर्स लेते हैं, बाद में अगर किसी को कुछ डिफिकल्टी रही तो स्टूडेंट्स हमसे कांटेक्ट करते हैं. सभी फैकल्टी इसके लिए आपके लिए अवेलेबल रहते हैं. कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर्सनली भी आते हैं, ओक सर, मैं, चेतन सर, अग्रवाल सर, दौड़ सर, सभी कुछ इसके लिए आपको गाइडेंस करते हैं कि कैसे कॉलेज सिलेक्ट करना आपके हिसाब से, विच इज द पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल थिंग. तो ये सभी आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलता है. लास्ट ईयर का जो टॉपर है दैट इज द अजिंक्य बोबडे इज विथ अस. ही विल टॉक विथ यू आफ्टर अग्रवाल सर, ही इज विथ अस. वो भी आपको बताएगा कि प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना चाहिए. अभी इंजीनियरिंग जो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, या मैथ्स ओलंपियाड एक एग्जाम होता है, तो इंजीनियरिंग के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इंजीनियरिंग के प्रिपरेशन में मैथमेटिक्स एक बहुत ही कंपलसरी सब्जेक्ट है. मेडिकल वालों को मैथ्स की जरूरत नहीं होती है, जो जनरल ग्रुप लेते हैं उनको मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो प्योरली इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीसरा सब्जेक्ट है. तो मैथमेटिक्स के जो फैकल्टी है हमारे गौरव अग्रवाल, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि नाउ ही विल टेल हाउ टू प्रिपेयर मैथमेटिक्स फॉर इंजीनियरिंग और फॉर मैथ्स ओलंपियाड. ओवर टू गौरव सर. गुड इवनिंग बच्चों, आवाज आ रही होगी मेरी? ओके हाँ सर, बिल्कुल आ रही है. हाँ, तो एक ही चीज मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, बॉम्बे का टिकट फाड़ लो तो आप भुसावल भी उतर सकते हो, जलगांव भी उतर सकते हो, सीधा बोलना है. पिछले साल की एक ईशा सुरवे कर एक लड़की थी, अब कैप्सूल बैच में थी, तो रेगुलरली बस सर के टच में रहने का बस. कुछ बच्चे क्या रहते हैं कि यहाँ आपको अकोला में जो आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है ओक्सर का, इसका फायदा इतना उठाओ कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलता. क्योंकि बच्चे टच में जो फैकल्टी के रहते हैं ना, डेफिनेटली उस लड़की ने जो मेरे से गाइडेंस लिया हर साल, मतलब जो डाउट पूछना मैथ्स के रिलेटेड, जो यहाँ का बुकलेट बना है पेज का हो या सेपेंट्स का हो, सीईटी से लेकर तो एडवांस तक मैथमेटिक्स में कैसा पहुंचा वैसा बुकलेट बना, तो सेपेंट्स का हो या पेज का हो. तो मैं वही बोला था कि अगर बॉम्बे का अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो मैथ्स के लिए हो, तो आप सीईटी के लिए तो डेफिनेटली आप रेडी हो ही रहे हो. मतलब बिना अपन बोलते ना, क्वेश्चन देखते से आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो सर ने क्लास में लिया है, ऐसे हम सब लोग प्रिपरेशन करवाते. अब भले ही आप वो उस टाइम पर आपने उस तरह के कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ये मायने रखता है कि आपने रेगुलरली सर ने जैसा बोला कि आज लेवल 1 की ये क्वेश्चन टिक कर दिए, आज इतने कर लो, और उससे रिलेटेड आप पूछ लो सवाल. बस इतनी मेहनत करनी है, बाकी कुछ भी नहीं करना. तो होप से आपको एडवांस तक की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी. तो सीईटी तो हम तो भुसावल तो उतरने वाले हैं. फिर तो मैथ्स के लिए तो मेन चीज है कि एक बार प्रैक्टिस. चीजें क्या है कि लेवल 1 से लेवल तक जाने के लिए होप सके कि एक आधे बार हो जाए कि बीमार गिर गया या कुछ हो गया, प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेवल 1 से शुरू करो, लेवल 2 तक भी पहुंचे तो एडवांस तक की प्रिपरेशन या मेंस तक की प्रिपरेशन हो जाती है मैथ्स में. और मेन चीज है कि डाउट्स पूछते रहना. मैंने तो देखा है कि बेटा हम लोग इतनी
रेडी रहते, एक बच्चा आए और हमसे पूछे डाउट, कि आप ऑलवेज भी, हम जब भी वो डाउट सेशन रहता है, बच्चे कुछ बच्चे इतने कांटेक्ट में रहते हैं कि डाउट पूछ कर बस रेगुलरली जितना सर ने दिया उससे रिलेटेड डाउट पूछ लिया, आज हमको असाइनमेंट मिली थी, हो गया, प्रिपरेशन रेडी। बट अगर आपने उसमें अगर थोड़ा सा भी आलसीपना कर दिया तो फिर प्रॉब्लम आती है। बट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करो और रेगुलरली डाउट पूछो, तो इजीली आप कोई भी एग्जाम के लिए यहाँ आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी तो मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं है, बस इतना ही मैं बोलूंगा। ओके बच्चों, पढ़ के सर। ओके, थैंक यू गौरव सर। गौरव सर ने बहुत ही सिंपल भाषा में बोल दिया कि अगर इफ यू वांट टू गो टू मुंबई, तो आप कोई बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे जो छोटी एग्जाम्स है उसकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेन की आपको करना ही पड़ेगी, बीट्स की आपकी हो ही जाएगी, सीएटी की हो जाएगी, और ये सब की हो जाएगी तब बोर्ड की ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसलिए ये पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सो नाउ अगेन चेतन सर will tell you regarding the physics olympiad, chemistry olympiad, क्या रहते हैं ये, इनका क्या बेनिफिट है, and then Ajinkya will interact with you. या थैंक यू सर। फिजिक्स ओलंपियाड, देखो ऐसा है कि ये एग्जाम फिर से जो अभी अग्रवाल सर ने बात किया वही सेम, कि आप बॉम्बे की ट्रेन पकड़ रहे हो तो ये हो ही जाएगा। व्हाई आई एम टेलिंग अगेन द सेम थिंग, द रीजन इज जो भी बच्चे हमने देखे हैं ओलंपियाड फाइनल एंड तक जो गए, नॉट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, वो आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया फिजिक्स ओलंपियाड। तो इन बच्चों का बाद में जब हम रैंकिंग देखते हैं और एनालाइज करते हैं तो दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम अमंग द टॉप 100 इन जेईई एडवांस। तो ये एग्जाम जो है ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड बोलो, केमिस्ट्री, एक्चुअली ये फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी बच्चे कर पाते हैं बिकॉज बहुत सारी चीजें रिलेटेड होती है हमारे 11-12 के फिजिक्स के जेईई एडवांस के सिलेबस के साथ। लेकिन मैथ्स ओलंपियाड का थोड़ा सा हटके हो जाता है, उनका इनके साथ बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन है नहीं। इसलिए कई बार ऐसे देखा गया है कि जो बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री जेईई एडवांस का सिस्टमैटिकली पढ़ रहा है वो आराम से 2 लेवल कर लेता है, या पहली लेवल तो वो हो ही जाता है और दूसरी लेवल पे भी अच्छे से कर पाता है। To be very frankly speaking, all these exams, another also exam is KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, वो भी ऐसा ही है जिसमें फिजिक्स है, जिसमें 11th में अगर आप देते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो सारे हैं 10वीं तक के सिलेबस के तक। तो वहां पे भी आपको और डिटेल में उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन फिजिक्स में पर्टिकुलरली जो आपका अभी विकास सर ने, मुझे पता है कि आपने बहुत सारी चीजें विकास सर को पूछते रहे 10वीं में, और जैसे मुझे विकास सर कभी कभी हम डिस्कशन करते थे कि सर अभी कैसा कितना, वो मुझे पूछते थे 9th का कितना हो गया, मैं उनको पूछा था 10th का कितना हो गया था। तो वो बोलते थे कि सर अब बच्चे इतना पूछ रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपका 12 का रे ऑप्टिक्स, यू वोंट बिलीव, ही हैज नॉट मेंशन इट, बट रे ऑप्टिक्स आपका 60-70% 12th स्टैंडर्ड का खत्म हो गया। सो लेंस हो गया, मिरर हो गया। अब यही आपको बेनिफिट देता है 11 के केवीपीआई को क्लियर करने के लिए, क्योंकि सिलेबस वही 10वीं तक बोलते हैं, थोड़ा 11 का लेते हैं और डिफिकल्टी लेवल थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो इस टाइप से आप इन एग्जाम्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ओलंपियाड जब हम बात करते हैं, केवीपीआई 11-12 अलग अलग है, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली ओलंपियाड के लिए बात करते हैं तो फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, द पर्सन हु इज डूइंग वेरी सिंसियरली अप टू 12, 11 में थोड़ा क्रैक करना डिफिकल्ट है, लेकिन 12 में जो बच्चा है वो उसको क्लियर कर सकता है, प्रोवाइडेड ही इज डेडिकेटेडली प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। बिलीव ऑन मी, just doing for NCERT, going through NCERT and just preparing for JEE Main bits or CET will not qualify you. At least it may qualify, but it will not bring you to the next level. और इन सारे एग्जाम्स का बेनिफिट यही होता है, जैसे पढ़के सर ने बताया, कि आप प्योर साइंस में बहुत अच्छे से इन एग्जाम्स, और फॉरगेट अबाउट प्योर साइंस, इवन इफ यू आर अ गुड रैंक होल्डर इन ओलंपियाड, यू कैन गेट अ चांस टू डायरेक्टली स्टडी इन MIT अमेरिका। आपको डायरेक्टली कॉल भी आ सकता है। जैसे मैथ्स ओलंपियाड का आदित्य राउत करके जो बंदा था, उसने मैथ्स ओलंपियाड क्लियर किया था और वो अभी चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में उसने अपना BSc कवर किया, कंप्लीट करके अभी वो फॉरेन में उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। अपने यहाँ के ही बच्चे, फाउंडेशन के ही बच्चे, बट बी इट अ फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, वन मोर इन बिटवीन, दैट इज अ एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। हाँ, नॉट वेंट अप टू द लास्ट लेवल, but up to many, because astronomy is ultimately depending on physics, तो ये भी बच्चे करते हैं। लेकिन
इसके लिए स्पेशल डेडिकेशन, और जैसे मैं बोला ये वही बच्चे हैं जो टॉप 100 में आते हैं। तो इसलिए ओलंपियाड आर द एग्जाम्स, बट उनका प्रिपरेशन इज नन अदर देन नॉट डिफरेंट देन द जेईई एडवांस फिजिक्स केमिस्ट्री प्रिपरेशन। एक छोटा सा बात सर, मैं थोड़ा एक टाइम लूंगा कि नीट का मैं थोड़ा बोलना रह गया। नीट फिजिक्स, क्विक इट, फिनिश इट इन वन लाइन, नीट फिजिक्स एंड बिट्स पिलानी फिजिक्स आर going hand in hand. Again, because the same reason, 45 questions, 60 minutes, 1.5 minutes per question, and nowadays since last 3 years, जो हमारे बच्चे हैं, मतलब हम गर्व से कहते हैं कि जहां बाकी जगह पे बच्चे कंप्लेंट करते हैं कि सर हमारा फिजिक्स बहुत टफ है, मेडिकल के स्पेशली हमारा फिजिक्स बहुत टफ है, हमारा फिजिक्स बहुत टफ है, एंड फॉर्चुनेटली एट आवर प्लेस द स्टूडेंट्स आर सेइंग बाकी सब्जेक्ट भी अच्छी है, लेकिन वो बोलते हैं कि सर बाकी तो सभी को अच्छे जाते हैं, हमें फिजिक्स भी अच्छा जाता है। तो दिस इज व्हाट वी हैव गेन दैट पर्टिकुलर थिंग कि नहीं, मेडिकल का फिजिक्स, और मैं बार बार बोलता हूँ जो बच्चा एनसीईआरटी सीरियसली कर रहा है 180 आउट ऑफ 180 नीट फिजिक्स कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ कहते हैं, बट आपका सपोर्ट चाहिए। सो विद दिस आई विल स्टॉप, थैंक यू फॉर दिस। Okay, now Ajinkya Bobade. Hello, Ajinkya. Yes. Now you tell your experience. आप आपका experience share कर सकते हैं. You can on your video, Ajinkya, please. Okay, it is on. So you can tell the students what is your experience with safe hand. आपको safe hands में आपने कहाँ से थे, मतलब from which standard you have learned, what is your experience with PACE, what is the experience with safe hands, and after results भी आपको क्या experience है वो भी आप share कीजिए कि what experience you have, all you can share with it. So good evening, everyone. So I joined Safe Hands from my 8th standard and was there till 12th standard. So I have a good experience of 5 years with Safe Hands. तो मतलब 8, 9, 10th में मुझे यहाँ पे इतने अच्छे टीचर्स थे कि मेरा पूरा ऐसा साइंस में इन्होंने इंटरेस्ट डेवलप किया और इस वजह से मैंने आगे जाके इंजीनियरिंग चूज किया। तो मतलब फाउंडेशन बैच का सबसे मेरा एक फ़ायदा हुआ कि मुझे जो ये सब्जेक्ट्स थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इसमें यहाँ के टीचर्स के वजह से मेरा इंटरेस्ट वो सब्जेक्ट्स में डेवलप हुआ और आगे जाके मैं उसी वजह से अच्छा कर पाया। तो बेसिकली यहाँ पे जो फाउंडेशन था उसके वजह से मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प हुई। और एक बार जब तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छा करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो सब्जेक्ट में और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप होते जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एक्सपीरियंस के बारे में कि 10th में मैंने वीवीएम का स्टेट कैंप के लिए यहाँ से मैं सिलेक्ट हुआ था। तो आई स्टूड सेकंड इन दैट वीवीएम कैंप और जो फर्स्ट रैंक था वो इस साल के ऑल इंडिया टॉपर जेईई एडवांस के मतलब वो उसने किया था। तो मतलब हम दोनों वहाँ पे एक साथ थे पूरा दिन। तो मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तुम दे रहे हो उसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तुम दूसरे लोगों से मिलते हो और उसका आगे जाके भी बहुत फायदा होता है। फिर 11th 12th में जब तुम जाते हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि जो तुम फर्स्ट डे पे एक ऐसा ड्रीम लेके जाते हो कि हाँ मुझे एक जेईई एडवांस क्लियर करनी है, तो लास्ट तक ऐसे उसको खोने मत देना। ऐसे लास्ट तक उसको अपने साथ पैक करके रखना है कि जो मैं डे 1 पे जो मैंने ड्रीम किया था कि हाँ मैं एडवांस क्लियर करूँगा, तो फाइनल डे तक उसको याद रखना है और कभी भी ऐसा डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। सो फॉर इट you will have Oak sir, you will have Oak madam, they will always help you to be in discipline and maintain your goal till the last time. So कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्स होते हैं उसमें ऐसे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो उसका ऐसा ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तुरंत जाके ओक सर या फड़के सर या किसी से भी बात कर लेनी, तो वो तुम्हें गाइड करेंगे कि आगे जाके कैसा करना है, क्या मिस्टेक्स हुई वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नोट डाउन कर लेना। फिर सेफ हैंड्स का और पेस का एक प्लस पॉइंट ये है कि दे गिव यू अ प्रॉपर प्लानिंग एंड अ शेड्यूल। मतलब एक
सारे ऐसा तुम्हारा पूरा सिलेबस ऐसे 6 या 7 स्लॉट्स में डिवाइड कर देते मेजर टेस्ट के सीरीज के बेसिस पे, और इफ यू फॉलो दैट शेड्यूल तुम्हारा एक प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हर एक स्लॉट तुम अच्छे से प्रिपेयर करो और फाइनली तुम्हारा अच्छे से पूरा सिलेबस कवर होके तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएंगी। एंड इफ यू आर सिंसियरली फॉलोइंग द जेई एडवांस और जो बाकी के जो कोचिंग सिखाते हैं यहाँ पे, तो दे आर गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू फॉर क्लियरिंग KVPY एंड ओलंपियाड्स। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस एंड all the best all of you for 11th 10th 12th। ओके ओके, वेरी गुड अजिंक्य। ये जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है तो डेफिनेटली ये बच्चों के लिए एक स्फूर्तिदायक रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर। देन नाउ इंजीनियरिंग की लगभग हमने फिजिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, केमिस्ट्री का, मैथ्स का ये देख लिया। नाउ नीट में तो फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट कॉमन ही है, नीट का सब्जेक्ट है बायो। तो रिगार्डिंग द बायो and for the NEET, I will ask Monica madam to share his experience and to guide students for the bio. Over to Monica ma'am. पहले तो आई विल से खतरनाक, इसलिए खतरनाक कि अभी अभी आपको गुड न्यूज मिली कि CBSE ने एग्जाम कैंसिल कर दी। स्टेट बोर्ड उसी राह पे है, अभी पोस्टपोन कर गए हैं, बाद में वो करेंगे ही कैंसिल। और अभी आपने सांस ली कि चलो अब छुट्टी मनाए, एंड देन यू आर देयर कि वी आर बॉम्बार्डिंग यू विथ हाउ टू प्रिपेयर। सो द थिंग इज कि this is the best time to start, this is the best time to decide, and this is the best time to act. Why I am saying that? क्यों ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन आराम कर ले? The thing is कि you are entering in that world where the competition will be of a national level. तो हम लोग जो सोच रहे हैं वो ये कि इसको थोड़ा बर्डन नहीं करते हुए जॉयफुल जर्नी करते हैं, कुछ मजेदार, कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस की, यू विल थरोली एंजॉय इट। और उस चीज के लिए फिर ये थोड़ा तो बनता है यार कि थोड़ा अर्ली शुरू कर दे, तो ताकि हर चीज में हम मजा लेकर पढ़ सके, हम हर चीज में यूरेका मोमेंट ढूंढ सके कि अरे अच्छा ऐसा है, ओके ये इस चीज का मतलब कि जो 8th 9th 10th में पढ़ा था इसका इलैबोरेशन ऐसा है। So to clarify these things, we need to start now. There is no any time to just चल थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। तो जो डेडिकेटेड है, जो जिनके सामने एम है, yes, it is the best time to start. Okay. For biology, we are dealing with 90 questions of NEET. बॉटनी एंड जूलॉजी के पार्ट में हम वो पढ़ेंगे। पेस एंड द टीचर्स एट safe hands level, they are going to teach both of them, so you will have the guidance from both sort of faculties. लेकिन ये सब गाइडेंस से पहले थोड़ा सा माइंड क्लियर कर लेते हैं। So the thing is कि though it is just the elaboration of 9th and 10th standard portion, the study pattern will be little different. So it will need a little dedication कि अगर कोई टाइम पास करना चाह रहा है तो थोड़ा मुश्किल होगा, राइट? लेकिन जो डेडिकेशन से करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर द थरो प्रिपरेशन। सो अगर आप केमिस्ट्री के बारे में बोलो, फिजिक्स के बारे में बोलो, जैसे सारे फैकल्टीज ने बताया बहुत वास्ट सिलेबस है, बायोलॉजी का भी वास्ट सिलेबस है। सो व्हाट विल बी मैटरिंग हियर फॉर बायोलॉजी प्रिपरेशन, यू नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। कि जनरली बोर्ड एग्जाम में हमको पता होता है कि हमने अगर 10 पॉइंट लिखे हैं उसमें से 6 पॉइंट सही है, वी आर गोइंग टू गेट दोज मार्क्स। जो हमने 4 गलत लिखे उसके मार्क्स कट नहीं होने वाले। यहाँ पे वो चीज नहीं है, आपने वो एक बबलिंग कर दिया,
करेक्ट ऑप्शन आपने टिक कर दिया. नाउ इट विल बी आइदर करेक्ट, इट विल बी और रॉन्ग. देयर इज नो मिडल पाथ कि चलो पार्शियली करेक्ट है तो थोड़े मार्क्स मिल जाए. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. So that is why वो एक stringent preparation that will be requiring. बायोलॉजी के बारे में बात करूं तो एनसीईआरटी की सब्जेक्ट मैटर की लैंग्वेज समझने में भी हमको मजा आता है कि अच्छा ये ऐसा ट्विस्टेड स्टेटमेंट था. सो देयर अगेन यू विल नीड एक्सपीरियंस टीचर्स and definitely application of knowledge, not only mugging and then vomiting, that is not expected. Application of knowledge is expected. That is what we are preparing for biology. The last thing that will be required कि कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं. सो हाउ टू अप्लाई द नॉलेज, हाउ टू थिंक, उसके लिए लगेगा सफिशिएंट प्रैक्टिस. अब ये सब चीजों में टीचर्स कहाँ पे आते हैं, इंस्टीट्यूट कहाँ पे आता है. So I will start with Safe Hands and PACE. You can look for it at any other place. Okay. So at Safe Hands we are having two-way learning method. अगर आप सिर्फ कैप्सूल बैच के लिए जा रहे हो तो you will have teachers of Safe Hands who will be guiding you, and believe me, we are having fantastic result of capsule batch. If you are going for PACE, सो पेस के क्लासेस उसके साथ पैरेलली, जैसे चेतन सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया, दामोदर सर ने आपको बहुत अच्छे से बताया कि उसमें से जो टफ टॉपिक्स रहेंगे, फॉर दैट वी विल बी एक्टिंग एज बैकअप फोर्स. सो हर चैप्टर में देयर आर सम कंसेप्ट्स विच आर लिटिल डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. प्लस हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर एक का अप्रोच अलग होता है. तो अगर आप एक ही चीज अलग अलग अप्रोच से पढ़ रहे हैं, उसी चीज को आपको सिंप्लीफाई करके दिया जा रहा है, उसी चीज पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज नो चांस कि आपकी गलती होगी. राइट. सो इट इज द थिंग दैट कंसिस्टेंटली सेफ हैंड्स फ्रॉम मेनी ईयर्स, आई एम नॉट सेइंग 1 or 2, फ्लुक में हो गया ये नहीं कहूंगी मैं. I am saying that from many past years, Safe Hands is consistently giving toppers in the NEET. So our students, they are not only at topmost college like KEM, they are choosing between कि अरे यार एम्स में भी मिल रहा है, KEM भी मिल रहा है, तो what I will prefer. So वो choice जो मिलता है, that is because of the preparation that is being going on. अब इस प्रिपरेशन को आपको ज्यादा बेनिफिट कैसे होता है? सो वंस द पेस टीचर्स हैव टॉट यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वंस द टीचर्स एट सेफ हैंड्स दे हैव टॉट यू द डिफिकल्ट सेशंस, डिफिकल्ट टॉपिक्स आर टॉट. नाउ you have started solving the multiple choice questions. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व करना शुरू कर दिए. Not necessary in one go you will be getting the result. Then you will accumulate some of the doubt कि ये पढ़ते वक्त तो समझ में आया था, अब नहीं ध्यान में आ रहा. Fine. Pace teachers are there, we are there, doubt sessions are there, हम हैं और आप हैं. So whenever you want any type of guidance or any type of doubt solving, every teacher will be available. When I say कि a teacher appears only when student is ready. So that is up to you how you take the benefit of those doubt sessions. Talking about practice, so many a times there are weekly tests. If the topics are finished in lesser time, so there are topic wise tests. फिर जब वो चैप्टर पूरा होता है, then there are chapter wise tests. जब वो पूरा हो जाता है तो आपको हर 2 monthly और 3 monthly as per the schedule the major test are there. हर टीचर खुद के सब्जेक्ट के भी अलग से पेपर्स लेते हैं, यानी आपको हर सब्जेक्ट के स्पेशल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सॉल्व करने होते हैं. आपको चैप्टर्स पूरे होने के बाद कंपाइल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों साथ में उस तरह से सॉल्व करने होते हैं.
और टॉपिक वाइज टेस्ट एंड मेजर टेस्ट दे आर देयर टू टेस्ट कि आप 3-3, 4-4 चैप्टर हर सब्जेक्ट के किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो. So when you end your syllabus in some 1.5 years, you are ready with all the topics, all the chapters, and you are ready with the attitude कि आने दो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर सकता हूँ. So that is what is going on with these practice sessions. सिलेबस पूरा हो गया, उसके बाद क्या? अब सिलेबस होने के बाद अगेन देयर विल बी रिवीजन सेशन. इंजीनियरिंग के लिए हो, मेडिकल के लिए हो, रिवीजन सेशंस विल बी देयर. रिवीजन्स के बाद एवरीडे टेस्ट ऑन द टॉपिक्स दैट विल बी देयर. और उसके बाद अ लॉट ऑफ मॉक टेस्ट टिल योर फाइनल एग्जाम. अच्छा, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको टेस्ट दे दी, आपको आंसर की दे दी एंड ठीक है चलो यू आर ऑन योर ओन. Till the last day you are able to ask the doubts. Till the last day we are there to speak to you, to talk to you. Now what additional thing we are having? I am also a student of Safe Hand and how I was groomed. So first very important thing is कि जो 5 days सेशन कंडक्ट किए जाते हैं ओक सर एंड एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट के हेल्प से. किस चीज के सेशन होते हैं? हाउ टू लर्न. सो वी आर लर्निंग फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड. 10 साल से मैम हम वही पढ़ रहे हैं, बट स्टिल मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू लर्न. सो ओक सर मेक इट वेरी क्लियर that what is to be done to understand the subject. कोई भी subject हो, physics, chemistry, maths, biology, कुछ भी हो, how to understand that is very nicely understood with these sessions. Second, जैसे कि सारे टीचर्स ने बताया कि आप जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्जेक्ट रिलेटेड डिफिकल्टीज भी होती है. कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरे मार्क्स बहुत कम आए, जैसे अजिंक्य ने बताया वेरी ब्यूटीफुली ही हैज शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस कि मार्क्स बहुत कम आ गए, तुरंत फ्रस्ट्रेशन, बहुत बड़ा वर्ड हो गया, बट कुछ बुरा लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा. वही चीज अगेन द टीचर्स आर अवेलेबल नॉट ओनली फॉर यू, फॉर पेरेंट्स एज वेल. सो इट इज नॉट योर पर्सनल जर्नी, इट इज द जर्नी ऑफ योरसेल्फ, योर पेरेंट्स एज वेल एज अस. So believe us when we say कि जब आप प्रॉब्लम से जा रहे हो, जब आपको कहीं कोई चीज कम मिलती है, तो we suffer the pain equally as that of you. Now what kind of problems? जैसे मैंने बताया किसी एक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, जैसे कि कुछ आपकी तबीयत की वजह से आपके सेशंस मिस हो गए. Now you are having difficulty with coping that, या आपको टाइम टेबल नहीं करते आ रहा, या आपको किस तरह से आगे बढ़ना है कि हाँ ठीक है सिलेबस तो पूरा हो गया, अब मैं आगे क्या करूं. All these problems can be definitely shared with us. You can have us just for listening कि नहीं मैम आप सिर्फ सुन लीजिए, मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ. Yes, I am there. All our teachers are there. नहीं मैम आपका सजेशन चाहिए. Yes, all our teachers are there. So that is the thing that we are promising on your start of this session. So I definitely want all of you to have a very happy journey over, and ये पूरी जर्नी में हम लोग आप लोगों के साथ है, लेकिन ये शुरू करना है हमको, ये जर्नी जो है ये शुरू करनी है. So I would like to speak to Tejas Rathod, but I will hand over this control to Phadke sir so that he can call him. Phadke sir. Tejas. Hello. Tejas, can you hear? Yes sir, yes sir. Yeah, very good. सो स्टूडेंट्स, अभी आपको मैडम ने बताया कि हाउ टू प्रिपेयर. सेफ हैंड्स आपके लिए क्या क्या करता है, कैसे क्लास टेस्ट रहती है, कैसे टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, ये सभी कुछ बताया. जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए अजिंक्य ने आपके साथ में कोऑर्डिनेट किया, अजिंक्य ने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही. वैसे ही नीट का जो सेफ हैंड का टॉपर है, ही इज द रजत राठौड़. Now he will interact with you and he will tell, वो आपको बताएगा कि सेफ हैंड्स और पेस
का क्या कंट्रीब्यूशन है उसके सक्सेस में, प्रिपरेशन के लिए उसको सेफ हैंड्स की और यहाँ के टीचर्स की क्या मदद हुई? He will talk with you. Tejas, now you can. Good evening, everyone. I am Tejas Rathod. I have been associated with Safe Hands and IITN Space since last 2.5 to 3 years. And in this year, NEET 2020, I have secured 678 marks and an All India rank 732. And I'm just admitted as first year MBBS student at St. GS Medical College and KM Hospital, Mumbai. So first of all, I would like to thank Ok sir, Fadke sir, Monica ma'am, Chetan sir, and all the staff of Safe Hands for inviting me to guide you all students to interact with you all. So let us start about what were my experiences with Safe Hands and PACE as a complete journey. So basically, Safe Hands is not just a place where you'll be excelling academically. Safe Hands is something that focuses on an all-round development of students. So here you will be seeing complete personality development. Not only academically, you will find that day by day, you are getting more and more disciplined. Something like Safe Hands teaches you life lessons, some life values that will be useful throughout the entire life. Another thing, the thing that we shared, that we had a very good effect on, is that we had dual lectures, both PACE and both Safe Hands. So this helps us in having dual revisions, double revisions, and this helped us clear our doubts faster because we had influence of two teachers at the same time on the very same topic. And another thing is that the teachers are really very supportive over here. You can ask them doubts anytime, you can call to them at any time, and they will definitely answer you. There's not a moment I got that you will get unanswered. And things are not just restricted to academic doubts. Like you can be completely open. If you're stressed out, if you have any other problems, teachers will always have a solution for you. It's just that you need to be interactive and definitely will never be upset. Another thing that has actually had a great impact on my result was the guidance by Ok sir. Basically, all the tricks he told about meditation, visualization, managing stress really turned out to be very helpful in my NEET exam. And that is something that created a lot of difference in my marks. Also, when the days of lockdown came and exams were being postponed every day ahead and ahead, many students were losing the motivation to study. At those times, sir took many sessions of motivation and basically guided us during the whole time. He never left us. And that guidance was something that kept us helped to study every time. Also, parent-teacher meetings were organized in the same time. Ok sir told parents that how we should manage the child in this condition, how we should stand as an emotional support for the students. And that is something that I found was very crucial point because the days were very stressful days, and the guidance from Ok sir, the motivation really served a lot much to me. Also, another thing that I found is all the other teachers also, they never left us during these days. Like I was still asking Monica ma'am doubts on the last day of my NEET paper. Being that thing, and not even that, even after a NEET was done, Ok sir still took sessions on about how college should be chosen, and also basically they never left us. It was like complete support to us. And another thing that I felt more really interesting at Safe Hands was the EDTs. EDTs were something that at the end they were taken and they actually created a lot much difference in the results of many students, the way they were asked. So that is something that was very crucial, not for me, but for the whole batch. EDTs were very crucial. Another thing was the major tests that were taken. They were taken in such an order that till the end of the NEET, we have actually revised the complete syllabus 6 to 7 times, which was like more than sufficient. So that is something, the paper pattern here, that was something that struck me very well. And talking about PACE, the PACE staff has always been very supportive. They were never less, like people used to say, how can the online lectures be so interactive and all? But we then used to explain that you can ask out anytime. The mic is in your hands, and they used to be completely interactive. And another thing, again, the same response was from the teachers of PACE. They were always supportive. We could ask them doubts every time. And yes, they were very friendly. That was something that was very essential. That helped me a lot. Now, this was all about my experiences. Now, I would like to tell you some techniques, so basically study tricks, which actually helped me achieve good marks. So students, the basic thing is that
you must complete your daily work daily itself. That is something Oxa used to tell us every day, that today's work must be completed today itself. It should never get postponed. That is very important, because once the cycle of postponement starts, it never stops. So daily work must be completed daily. Along with that, memory maps should be made the same day itself. And memory maps are very, very crucial. You won't recognize at the first how important they are, but as the days progress, you will understand the importance. So don't avoid them. Make them from the very starting. Memory maps are very crucial. So don't forget that. Don't leave that basically. Another things like, okay, self-study is more important. Don't waste time searching for videos on YouTube and all that. Fix to one teacher, understand nicely, and just self-study is more important. You should take out time for study, but remember that length of the study hours doesn't matter. Obviously, you'll have to study, but the thing is, the efficiency with which you are studying, that is what actually counts rather than the number of hours you're sitting. So just be careful about that, that whenever you're sitting, you must dedicate your 100% into study. It's not that when you're studying, random thoughts are coming into your mind, you're thinking about how your day went, how teachers scolded you, or basically whatever you did in the class. The thing is that when you study, devote your 100% and you will see miracles, you will increase your speed, and that is something that will like give you an edge over the other students. So the thing is, be completely focused in studies. And the thing is that the curriculum of NEET is such that you will have to practice a lot. Theory reading is must, but associated with it should be practice. Because practice is something that makes you know the way questions will be asked in these examinations, right? So basically our modules are sufficient enough to be having lot amount of questions, and even if you just do the modules, they are like more than sufficient. But also we obviously we need to do some other reference books also. The funda in having other reference book is might be most of the knowing that choose in only one book. Don't run over many books. Just choose one book, stick to that book, and don't do like ask the seniors which book you referred and refer the same book. No, ask the teachers. Your teachers know better. Teachers know your level, and follow just one book. And obviously select the book according to your level. Don't go beyond any. Don't go ahead any book. Just stick to one book. Take a nice book that suits you, that you can understand, and then move ahead. That is one thing. And then one thing that I have seen mostly what students do, sometimes they dedicate themselves so much that they don't even care about how much they are sleeping and all. Remember, 6 to 7 hours of sleep per day is very essential. Don't cut out your sleep. Sleep is very essential. It helps to actually means more, the more you sleep, the more you can remember. So you should not cut out on sleep. Mostly I will say to say that 6 to 7 hours of sleep is must. Like even on the last day of NEET, I slept 8 hours. So be careful. Don't cut on sleep, because that is something very important. Don't leave that. And one thing that I would like all of you to practice in the future is meditation. Meditation is a very crucial thing, and it helped me a lot. If you can learn it or try it, it can turn out to be beneficial for you. And yes, one more advice is our NEET is mostly NCERT focused exam. So don't run too much out of NCERT, because sometimes people get wander out of NCERT, and then the main context, the main NCERT, they don't cover it nicely, and that is what is asked in the exam. So avoid such mistakes. NCERT is your holy Bible for on all the subjects. Focus on NCERT, cover NCERT's all questions, in text questions, exercises, all. These are very crucial part. Don't leave NCERT, don't ignore NCERT for any subject. That is what is very crucial. And other things are like, okay, teachers will cover most of the topics. Basically, our notes were so good that all the major topics were covered in notes itself. And yeah, one more thing I would like to tell is we had very nice sessions on PY or Olympiads arranged for us here at SIPTimes, which were actually fruitful, which helped me think out of the box, and they like increase my knowledge too much. Another thing is regarding tests. Tests are very crucial, but don't stress out on tests. Basically, tests are there to access yourself, to know where you stand.
Don't and another thing is like, you know, most of the students, what they do, if they haven't studied nicely, they haven't studied completely for the test, they skip the test. Please avoid that habit. Solving more amount of tests will actually make you more engrossed in studies actually on a broad scale, or basically the more you solve, the more practice you get. So it will actually help you in it indirectly. And whenever a test occurs, always make a fault book right from the first test itself and note down your mistakes. What this will do, when after new measures come, you will revise these mistakes, and this will help a lot. So you will be avoiding the mistake that you have already committed. This is very essential. The fault book is very essential thing. Another thing I would like to request to parents is that these 2 years can be like really stressful to the students, can be maybe a bit frustrating as well. So I request parents to be an emotional and mental pillar of support for their children, to help them in case they are scoring low, in case they are facing any problems. Always be with them, support them. That will really cause great changes in the student itself. Always believe in their children. And yeah, that's it. Just guys, just work hard, and you will see miracles occurring. Now once you end up and once you get into medical college, you will realize what this thing is. Like, I really feel now, each day when I used to go to college, I used to feel a pride in myself, like really I studied those days, and yeah, now I'm getting really sweet fruits of that. Whatever I did then, now I have the rewards of it. So guys, just work hard, and you will really see miracles occurring after these 2 years. यस तेजस ने आपके साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। उसने कुछ बहुत ही अच्छे बातें बताई कि रिगार्डिंग द रेफरेंस बुक, रिगार्डिंग द डिफिकल्टीज, कांटेक्ट विद टीचर्स, नॉट विद द अदर कलीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। दूसरा, एक जब आपने उसको सुना तो ये आपने नोटिस किया होगा, तेजस इज विद सेफ हैंड फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड। एम आई राइट तेजस? Yes, 11th standard, sir. Okay, from 11th standard. You are from which place? Amravati. अमरावती। देखिए ये अमरावती से है, मतलब इन 11th 12th ऑल्सो ही प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली। अजिंक्य यहाँ से 8th स्टैंडर्ड से था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 11th में भी आते हैं देन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स आपके हैं कि जो यहाँ पे 9th 10th में नहीं थे, अगर वो सेफ एंड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑन 25th एग्जाम इज देयर, यू कैन टेल द स्टूडेंट्स कि बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तेजस, एज you can be with us up to the end, and if you want you can leave or you can continue Yes, with us. sir. Thank you very much. आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो गाइडेंस है, डेफिनेटली आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को उसका बहुत सारा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Okay. Monica madam, something is remaining. You want to share some results or something? Yes, sir. Within Okay. few minutes, I will share those. Yeah. Yes, you can. Okay, guys. So I'm talking about the pure sciences where you can be very nicely admitted through the preparation that is going on at Safe Hands. Very regular session related to KVPY Fellowship Award that is taken. Physics, chemistry, biology and maths all are taken. One suggestion from my side to you is कि अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे अब 11th से, या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होंगे अब 11th से, स्टिल आपको चारों सब्जेक्ट biology, chemistry, physics and maths that is to be prepared for KVPY. 10th के नोट्स मत फेंकिए। अगर आप बायोलॉजी ब्रांच से होंगे तो मैथ्स का 10th रहने दीजिए आपके साथ। अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच के होंगे एंड यू वांट टू स्कोर गुड इन KVPY, सो आपके बायोलॉजी के नोट्स रहने दीजिए। 10th लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन ट्विस्टेड आते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम लोग लेते हैं। व्हाट इज द बेनिफिट? एक सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है,
पूरा आगे का प्योर साइंसेस में जितना आपका एजुकेशनल एक्सपेंसेस होंगे ऑल आर टेकन केयर बाय गवर्नमेंट, सो दैट इज वन वेरी नाइस थिंग। सेकेंड कि अगर आपको मेडिकल को ही जाना है, अगर आपको इंजीनियरिंग को ही जाना है, तो हमको तो ये करना ही नहीं है। दैट प्रेस्टीज दैट व्हेन यू टॉक अबाउट, दैट इज समथिंग एल्स, कि आपने ये एग्जाम यानी इंडिया की एक टॉप मोस्ट एग्जाम क्लियर की। I am very proud to tell you that every year, not only as students cross first or second level, every year they get their scholarship. Okay, तो वो रेडी होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। अब ओक सर की लैंग्वेज में कहूँ तो फिर वो बर्बाद करते हैं वो स्कॉलरशिप, क्योंकि कई बार बच्चे मेडिकल के लिए ही जाते हैं, इंजीनियरिंग के लिए ही जाते हैं, तो दूसरे बच्चों को फिर वो जगह मिल जाती। बट दैट इज डेफिनेटली कि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स year after year they are performing very nicely in this। तो ये 2019-20 का रिजल्ट है KVPY का। This is the result of 2020-21। So this year also these students have performed brilliantly। Now if I talk about the physics, chemistry, biology Olympiad as well as astronomy Olympiad, so जैसा कि टीचर्स ने कहा, तो आई शुड गिव क्रेडिट टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर्स। अगर आप कहीं पर भी बात करोगे तो मोस्ट ऑफ दिस, नॉट एवरी बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से नहीं, जरा फिजिक्स से डर लगता है। तो अगर सेफ हैंड्स का बच्चा है तो वो पक्का बोलेगा कि अरे नीट का पेपर, मेंस का पेपर, फिजिक्स का प्लीज थोड़ा टफ आ जाए, केमिस्ट्री का प्लीज थोड़ा टफ आ जाए। आवर स्टूडेंट्स प्रे फॉर दैट कि पेपर टफ आ जाए, बिकॉज द प्रिपरेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज ब्रिलियंट ओवर सेफ हैंड्स। सो दैट इज द थिंग विच मैटर्स, कि हम यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री थ्रू आउट, आई will not hesitate to say throughout Maharashtra, throughout Vidarbha, many teachers consult to Oak sir that how you make it happen that every year you are giving the toppers. So that is the thing कि physics and chemistry brilliant, right? So physics Olympiad, yes, brilliant result. Chemistry Olympiad, definitely. The biology Olympiad, यहाँ पे नीचे ये सिर्फ आपको फोटोग्राफ्स कम दिख रहे हैं, here the numbers are showing the gravity of the result। And I will like to tell you कि ये रिजल्ट फर्स्ट लेवल के नहीं है सिर्फ। The students who are going, this is one of the exam which is of government sponsored, government इसको कंडक्ट करती है, बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं दिस एग्जाम के थ्रू। So our students, they qualify first, second level, third level, and last year we are really very sad कि जब हमारा स्टूडेंट रुजित खंडारे वो लेवल क्लियर करने वाला था तो कोरोना की वजह से वो चीज जो है वो बंद कर दी गई। यानी पिछले साल ये इंटरनेशनल ओलंपियाड की लेवल हुई ही नहीं। सो फॉर दैट वी रियली फील इमेंसली सॉरी। Again, astronomy Olympiad, very nice result. Then this year also biology Olympiad result is with us. Chemistry and physics I was not able to share at last moment, so I am really sorry for that. Now if I talk about the NEET result, so this is a NEET result. So I am not talking about something कि यार अकोला से नहीं है, कहीं बाहर के रिजल्ट उठा लो। स्टूडेंट्स है हमारे कि जो 650 अबाव ले रहे हैं, सिर्फ एक दो नहीं है, देयर इज इमेंस कंपटीशन। जो अबाव 600 ले रहे हैं, जो अबाव बार क्रॉस कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि दे आर स्ट्रगलिंग नॉट फॉर स्कोरिंग, दे आर स्ट्रगलिंग कि मैं चूज क्या करूं, मुझे एम्स भी मिल रहा है, मुझे जिपमर में भी एडमिशन मिल जाएगी और मुझे KEM JJ जैसे कॉलेजेस में भी एडमिशन मिल जाएगी, मैं जाऊं कहाँ? That is the question mark in front of them. This is the result from engineering branch. So I will not talk about it. यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है, so आप सिर्फ नंबर देख लीजिए। I definitely hope कि you will find it or you will become very happy to see the numbers
कि सिर्फ देख लीजिए कितने स्टूडेंट्स आर इमेंसली सक्सेसफुल एंड वेरी हैप्पीली एंजॉइंग देयर कॉलेज लाइफ। ऑब्वियसली अभी कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे सेशन शुरू है, but this is what we are having and we are proud of all these students. We want to be proud of all of you. That's it. Thank you, sir. तो स्टूडेंट्स, आपने ये सब एक्सपीरियंस किया होगा अभी ये सेशन में कि हाउ रिजल्ट्स आर देयर, हाउ टीचर्स आर सपोर्टिव। अभी जो स्टूडेंट्स अनडिसाइडेड है उनके लिए मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि ऑन 25th सेफ हैंड इज कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सो यू कैन एनरोल। वेबसाइट पे डिटेल्स है। जिनका बाकी है, जो अभी अनडिसाइडेड है, वो डिसाइड कर सकते हैं। इफ they want to join, they can appear for the entrance exam. वहाँ पे स्कॉलरशिप है, up to 30% स्कॉलरशिप is there this time. और मैं और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ सभी फैकल्टीज और विद द परमिशन ऑफ ओक सर, आई एम अनाउंसिंग इट दैट दिस टाइम द सेफ हैंड स्टूडेंट जो भी है वो एंट्रेंस क्लियर करता है और अगर उसको कुछ स्कॉलरशिप में के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है एंट्रेंस में 11th-12th के लिए, तो भी 10% स्कॉलरशिप हर कोई स्टूडेंट्स को मिलेगी। इफ यू विल टेक गुड मार्क्स इन एंट्रेंस, आपको ज्यादा भी मिल सकती है, लेकिन 10% हर किसी को मिलेगी। ये अनाउंसमेंट है, सो यू कैन अवेल इट। 10% सबको आप अवेल कर सकते हैं। आप ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर कोई आपका दोस्त है जो दूसरी स्कूल में पढ़ता हो, तो उसको भी आप बोल सकते हैं कि यू कैन अपीयर फॉर द एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन अगर वो मार्क्स लाता है तो ही उसको 10% मिलेगी, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगी। बट इफ यू आर अ सेफ हैंड स्टूडेंट, you will get a facility of 10% scholarship in any batch, advanced batch, need batch और capsule batch। कहीं भी आपको 10% स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अ सेफ हैंड। ओके, अभी आपको ये लगता होगा कि वह सब ने बात कर ली है, ओक सर नहीं है। ओक सर विल ज्वाइन विद इन अ शॉर्ट टाइम। बिफोर दैट आई विल आस्क चेतन सर टू इंटरैक्ट विथ, कि अगर आप क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बात की थी, तो आप एक बार बात कर लीजिए, उतने में ओक सर ज्वाइन हो जाएंगे। Okay, sir. Sir, please tell me when the OAK sir will join so that immediately I will stop. Yeah, I will tell you. Yeah. So students, वैसे तो कुछ अभी स्पेशल तो है नहीं, बट वही चीज कि दो तीन जो चीज हम भी सर के यहाँ से सीख के आए हैं। जैसे कि हमारी बैच भी, आपको भी मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ कि फॉर्चुनेटली माय बैच वाज द फर्स्ट बैच फॉर द फाउंडेशन एंड देन वी प्रिपेयर हियर फॉर 4 years। अब तब का समय और आज का समय बहुत चेंज हो गया। अभी अवेयरनेस बहुत बढ़ गया। तब शायद IIT किसी को पता भी नहीं था, तब नीट नहीं हुआ करता था, 11-12 के बेसिस पे मेडिकल एग्जाम नहीं हुई करती थी, तब भी टॉपर्स थे। हमें अभी भी याद है कि जो हमारी बैच चल रही थी पैरेलल, हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स थे और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उस वक्त जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया था। जैसे आकांक्षा राठी करके, जो राठी डॉक्टर की लड़की है, नरेंद्र राठी सर की लड़की है, तो वो भी KEM से पास आउट है और वो हमारे पैरेलल बैच में थे। एक राजेंद्र फिस्के करके था, ऐसे बहुत सारे हमारे फ्रेंड है, रवि बंग करके थे। तो ये सारे अभी डॉक्टर्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, कुछ लोग अभी उनके PG का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये बस थोड़ा सा रिकॉल कर लिया हमने कि ये अभी का नहीं है, ये अभी जो आपको रिजल्ट दिखाया गया 2016, 17, 18 ऐसा नहीं है, उसके पहले से ये रिजल्ट आ रहा है। हम इसमें से गए, अब ये हो गया मेडिकल का वैसे ही। और एक अच्छी बात यह है कि ओक सर की बैच के जो स्टार्टिंग के कुछ जैसे कैप्सूल 1, कैप्सूल 2, कैप्सूल 3 के बच्चे जो है वो आज अकोला में अपना हॉस्पिटल डाल के प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी। तो ये सारी चीजें हैं जो इसी प्रोसीजर से जाके एक अच्छा रिजल्ट लेके आए हैं। सेकेंड, दिस इज नॉट ओनली फॉर मेडिकल, इंजीनियरिंग भी हम जब 10th में पढ़ रहे थे वो होता है ना कि एक थोड़ा सा सीनियर अगर अपने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें ऑटोमेटिकली उन चीजों का मोटिवेशन मिल जाता है। तो वही चीज हमारे साथ भी हो रही थी। एक भावेन देडिया करके भैया थे जो हमें 3 साल सीनियर थे, अभी वो USA में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं। एक कल्पेश महाजन करके भैया थे जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बोल रहा था
कि CET colleges are also equally doing best if you are performing good. तो वो अपना जो UTCT chemical engineering कल्पेश महाजन करके थे हमारे 2 साल सीनियर, तो he did his engineering there, then BTech, then PhD, and now also he is working in one of the best chemical company in USA. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि, और वो भावेन भैया जो थे वो बिट्स गोवा के पास आउट थे, ऐसे बहुत सारे सीनियर्स है, मैं हर एक का नाम तो नहीं लूंगा, राधा सोना दीदी करके थी, वो भी हमें 2 साल सीनियर थी, ऐसे बहुत सारे बॉयज गर्ल्स हु वर सीनियर, हु आर जूनियर टू अस, बीइंग a Cephans, not only as a part as a student family or faculty family, but it is also like that we are alumni of this institute. So on in that way also I can definitely tell you that how wonderfully we develop these habits. वैसे ओक सर आपसे डिटेल में बात करेंगे ही कि हमें कैसा ये सारा बेनिफिट मिला, और एक चीज जो हमेशा सर बोलते हैं जो मुझे आखिरी में एक बोलना है कि हियर यू जस्ट डोंट learn the subject, you learn how to learn, and that is what is going to live long throughout your life, even after passing 12, after engineering, wherever you are going, this attitude makes the difference. So thank you so much. I request Oak sir. I have just made sir host. Sir, you can unmute. Yeah. So hello, hi everyone. दोस्त लोग, वैसे मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा. 2-3 reasons are there. You are hearing Chetan sir, Monica madam, Gaurav sir, then Damodar sir, maybe Bhushan sir might have talked to you, because I was not connected to the meeting, but they were supposed to speak to you. और अभी जो आखिरी का 1 मिनट मैंने सुना ज्वाइन होने के बाद में, so at that time, yes, some wonderful results were there. The Kalpesh was there, Bhaven was there, Radhika was there. True, that's true. But the thing comes in mind कि ठीक है, चलो ये सब बातें हैं और ये सच भी है. Whether these things will happen with us, first of all, क्योंकि मैं तो एक एवरेज सा स्टूडेंट हूँ, मैं ये इतने चमत्कार नहीं कर सकता. तो बात तो ऐसी है कि सर का हाई फाई रहता है तो मैंने ज्वाइन करना चाहिए या नहीं. दूसरी बात, चेंजेस भी तो काफी होते हैं ना. अब जब वो राधा सावना थी उस वक्त स्टाफ क्या था, या जब गुंजन गट्टानी था उस वक्त स्टाफ क्या था, या जब कपिल था उस वक्त स्टाफ क्या था. Definitely he was all India rank 13, but who were the staff members? So for this reason, let me tell you that the word which Chetan sir has used while just leaving the particular camera was most important. The word was attitude. क्या है यार, अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा क्लास जब शुरू हुआ था ऑनलाइन, और मैंने बोला था कि भाई ये कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस हमारा काम चला हुआ है, अभी जब भी खुल जाएगा हम तुरंत शुरू कर देंगे ऑफलाइन. At that time I told that though we will be continuing with 9th and 10th, we will complete the 10th syllabus, but mind well that 10th percentage is going to be of no use. इसका नाम है एटीट्यूड. और उस कारण हम लोग आपके किस बात के लिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे कि whether you understand the topic or not, whether you get the concept clearly or not. We were not worried that whether you are able to write the answer properly. वो जो 4 पॉइंट पूछे थे वो 4 लिखे या नहीं लिखे,
अरे लिया ही नहीं डिस्क्रिप्टिव तो चेक कैसे करेंगे? इट इज नॉट मेंट फॉर दैट. द एटीट्यूड इज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. और उसी कारण आप में से कुछ लोगों ने ज्वाइन करके हम लोगों ने पहले ही एक बैच शुरू कर दी है, which is intending with the intention that okay, forget about the 10th preparation, we will concentrate on this and we will continue with the particular pattern, regular pattern. So this is something which is called as attitude. We are more proud of KVPY results. और मैं बहुत फक्र के साथ में बोल सकता हूं, कहीं तो भी बुरा भी लगता है एक टीचर करके, कि आज अकोला में इतने सारे क्लासेस है, कुछ ब्रांडेड है, कुछ अनब्रांडेड है, कुछ लोगों ने खुद की ब्रांड बनाने की कोशिश की है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा है, बट दे वर हैविंग नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हु कैन क्लियर केवीपीवाई. नहीं यार, ये नहीं हो सकता. इतने तो कॉन्सेंट्रेटेड अच्छे बच्चे केवल मेरे पास में है और बाकी दुनिया में कोई है ही नहीं, ये तो नहीं है ना. Then why it happens that 4 students are getting scholarship of KVPY and none other student in Akola is able to get KVPY scholarship? Not just this year, not just previous year, not just 2 years previous, not just 3 years previous, right from the beginning and till today. The reason is this, that they were told not to concentrate. इससे तुम्हारा रिजल्ट हैम्पर हो जाएगा और ये अनशन करते बैठोगे तो इधर क्या करोगे? अच्छा, फिर अगर ऐसा है तो फिर डिस्ट्रिक्ट टॉपर तो कम से कम होना यहाँ पर. नीट का डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जेई का डिस्ट्रिक्ट टॉपर, वो भी नहीं है. द रीजन इज दिस, दैट वंस द एटीट्यूड इज अचीव्ड, इट कैन बी अप्लाइड एट एनी प्लेस, even in 10th standard exams, as well as in KVPY, as well as in Olympiad, as well as in VVM, as well as in all type of competitive exams. And every exam is competitive. एक आदत सी पड़ जानी चाहिए कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपसेट होना चाहिए उससे और मैंने पूछना चाहिए. ये अगर हो रहा है तो आपकी जीत निश्चित है, कहीं पर भी पढ़ो. मगर इस आपके एटीट्यूड को अगर कोई दूसरा धक्का पहुंचाता है कि जानने ना यार ये सिलेबस में नहीं है, क्यों कर रहा है ये, यहां पर आपकी एटीट्यूड हैम्पर होगी, आपका केवीपीवाई का रिजल्ट नहीं आएगा और हो सकता है कि जिस चीज का आप ड्रीम देख रहे हो वो ड्रीम भी पूरा होने के लिए कठिनाई आ सकती है. सर यानी अपने यहाँ पर फिर कठिनाई आती ही नहीं क्या? नहीं आती है ना, मैं नहीं बोलता ही नहीं कुछ. But the problem is this, that every time success cannot be written by one single word. It is effort of both. ये दोनों जब एफर्ट्स करेंगे तो सक्सेस लिखा जाता है. दोनों के इसमें हमारा एफर्ट कम पड़ा तो भी सक्सेस लिखा नहीं जाएगा, आपका कम पड़ा तो भी लिखा नहीं जाएगा, आपके माँ बाप का कम पड़ा तो भी लिखा नहीं जाएगा, एनवायरमेंट का कम पड़ा तो भी लिखा नहीं जाएगा. कंटिन्यूअसली घर के बाजू में गाने चालू है पिक्चर के, क्या स्टडी कर पाऊंगा यार मैं? सॉल्यूशन निकालो. चलो सर मैं आपके यहाँ पर आकर स्टडी किया तो चलेगा क्या? हाँ चलेगा. सो सच पर्टिकुलर थिंग शुड बी देयर. अब ये निश्चित हो रहा है कि 10वीं की एग्जाम के बारे में कोई भी गारंटी से नहीं बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम प्लीज नोट, जेई एग्जाम जो कि पहले 2 हो चुकी है, तीसरी कंफर्म है, फिर भी बीच में की तीसरी पोस्टपोन हुई है, कैंसल नहीं. कितने सीरियस है गवर्नमेंट इन बातों के लिए, देखिए आप. सो द जेई मेन हैज बीन पोस्टपोन्ड. Actually, the same exam has been conducted 2 times. The same exam will be conducted again in May, but still the April slot will be conducted someday or the other. So that is what has been said. 2 कंडक्ट हो चुकी है, नीट की तैयारी भी चालू हो चुकी है, नीट की भी डिक्लेयर हो चुका है डेट, 1 अगस्त डिक्लेयर हुआ है और इसमें सिलेबस में कहीं कतरा भर भी कम नहीं हुआ है. The syllabus of both the exams is identical.
तो उस कारण ये जो एक आदत लगा रही है अपने को गवर्नमेंट कि सिलेबस 20%, ये इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं, ये आदत अपने आप को मत लगाओ। अपने को सब करना है पूरा का पूरा। तो जो भी करोगे, जहां पर भी करोगे, माय गुड विशेष, बेस्ट विशेष आर विथ यू। All staff members are with me. They are with you. We all are together. And I wish you good luck for your further journey in whichever direction it is. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर। ये सेशन में सर आप स्टार्टिंग से नहीं थे, लेकिन ये सेशन आज का इतना अच्छा हुआ, बहुत ही ज्यादा सभी टीचर्स, सभी फैकल्टीज ने बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट किया है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसका जब रिकॉर्डिंग आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो देखने की इच्छा रखूंगा ही सर रिकॉर्डिंग को। तो आप तो देखिए, लेकिन हम सब उसको अपने फेसबुक पेज से भी ये शेयर करेंगे। Sure. बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है उनके लिए ये गाइड होगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर 11th 12th। जो यहाँ Great. नहीं है उनके लिए भी बहुत ही एक अच्छा एक मिसाल बनेगी कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। मोनिका मैडम, चेतन सर, दौड़ सर, दामोदर सर, अग्रवाल सर, इन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया बच्चों को कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। नाउ आई थिंक बहुत ही अच्छा हुआ सर। अभी लगभग खत्म हो गया है। इफ यू विल परमिट देन वी विल एंड इट। Certainly sir. थैंक यू। Certainly. चेतन सर, Yes, sir. now we can end मीटिंग। Yes, sir. I will end. Yeah.